हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शालिनी और आपका स्वागत है आपके चैनल मेटा एजुकेशन में। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने एनटीए नेट जैन 2025 का पेपर 1 का सॉल्यूशन आपको 3 वीडियोस बना के अपलोड की हैं। उस पर आपका रिस्पांस ठीक रहा है। आई होप आगे की वीडियोस पर भी आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा। इस वीडियो में हम पेपर 2 जो है दैट इज़ फॉर एजुकेशन सब्जेक्ट उसका एक्सप्लेनेशन लेकर आपके सामने आए हैं। आपकी कोई भी डाउट हो आप फ्रीली हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, मेन फीचर ऑफ द ग्रास रूट अप्रोच टू करिकुलम चेंज आर। जो पाठ्यक्रम परिवर्तन के ग्रास रूट अप्रोच जिसको निचले स्तर से शुरू होने वाला दृष्टिकोण भी कहा जाता है उसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। फर्स्ट है स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट, सेकंड इज बॉटम अप अप्रोच, थर्ड इज डेमोक्रेटिक प्रोसेस, डी इज गोल सेटिंग बाय प्रैक्टिशनर्स एंड ई इज फेस टू फेस प्रॉब्लम सॉल्विंग। छोटे पैमाने पर प्रयोग करना यानी कि छोटे छोटे ग्रुप्स पर हम लोग जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो। सेकंड नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण मतलब ये बॉटम अप चलता है। सी है लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, डी है व्यवहारकर्ताओं द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और ई है आमने सामने समस्या समाधान। ठीक है, तो पहले ग्रास रूट अप्रोच को समझ लेते हैं। ये जो अप्रोच था ये टाबा मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बॉटम टू अप मतलब नीचे से ऊपर की ओर चला जाता है, जैसे कि नाम से भी क्लियर हो रहा है। ग्रास रूट मतलब जो भी यहाँ पे प्लानिंग की जाती है, जो भी चीज़ें फाइनलाइज की जाती हैं, वो जो सबसे निचले स्तर के जो स्टेक होल्डर होते हैं करिकुलम से रिलेटेड, उनके साथ में बैठकर या उनके डिस्कशन के आधार पर, उनके व्यूज़ के आधार पर यहाँ पर प्लानिंग की जाती है। तो सबसे ग्रास रूट के जो स्टेक होल्डर्स हैं करिकुलम के कॉन्टेक्स्ट में वो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं एंड पेरेंट्स आते हैं और टीचर्स आते हैं। तो इन सभी का मिला के मतलब जो जहाँ पर वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो रहा है उनसे सजेशंस आइडियाज़ लेके पूरा का पूरा करिकुलम प्लानिंग या करिकुलम को चेंज किया जाता है। अब करिकुलम चेंज की बात हो रही है तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी-सी-डी। बी-सी-डी क्यों होगा? क्योंकि बॉटम अप अप्रोच है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो बी हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा सी क्यों है? क्योंकि जभी भी हम निचले स्तर के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बात करते हैं, जो लोअर लेवल पे जो पॉपुलेशन है या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको या उनके आइडियाज़ को शामिल करने की बात करते हैं, तो वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है जहाँ पर हर व्यक्ति की बात सुनी जा रही है। तो इसलिए ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी है। और डी पॉइंट है गोल सेटिंग बाय द प्रैक्टिशनर्स। जो लक्ष्य है यहाँ पर वो निर्धारित किए जाते हैं किसके द्वारा? व्यवहारकर्ताओं के द्वारा। मतलब जो एक्चुअल में उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, उस करिकुलम को जो एक्चुअल में यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के सजेशंस के आधार पर यहाँ पर लक्ष्यों का निर्धारण या गोल्स को सेट किया जाता है। तो इसलिए डी भी हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब देखिए ई क्या है? फेस टू फेस प्रॉब्लम सॉल्विंग। नहीं, ऐसा नहीं होता। ग्रास रूट अप्रोच भले है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि कोई भी हमें करिकुलम में कुछ चेंजेस करने हैं तो स्टूडेंट ने बोला या टीचर्स ने अपने व्यूज़ दिए कि ये करिकुलम बहुत टफ है इस लेवल पे पढ़ाने के लिए और एकदम से उसको चेंज कर दिया गया। ऐसा नहीं होता। सजेशन ज़रूर माने जाते हैं, पर वो करिकुलम मॉडिफिकेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है कि हायर अथॉरिटी तक चीज़ें जाएँगी, वो सब यहाँ पर प्रॉपरली फॉलो किया जाता है। पर जो ग्रास रूट अप्रोच नहीं होता, उसमें हमें क्या करना होता है? जो अ, टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है, उसमें सारी प्लानिंग सब कुछ जो है वो पहले से ही स्टेक होल्ड जो हायर अथॉरिटी होती है, जो हायर स्टेक होल्डर्स होते हैं, लाइक पॉलिसी मेकर, एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनके द्वारा बना दिए जाते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा जो निचले स्तर के हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स के आइडियाज़ को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। और पहला जो पॉइंट था यहाँ पर स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट्स, तो ये बहुत जनरल पॉइंट है, ये हर किसी में शामिल होता है। अगर ऑप्शन ए की बात करें, जो स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट्स जो है वो वैसे हमारा इस ऑप्शन में भी शामिल हो सकता था अगर यहाँ पर बी सी डी के साथ में एक और ऑप्शन होता ए, तो वो हमारा बेस्ट एग्जाम्पल होता। बट क्योंकि इस कंडीशन में जो एग्जाम्पल्स हमें दे रखे हैं वहां पर हमारे पास बी सी डी है तो दैट इज ओके। पर स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट जनरली हर एक करिकुलम अप्रोच में यूज किए जाते हैं, केवल ग्रास रूट में ही नहीं, हर एक में स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। अ जॉब एप्लीकेशन पोर्टफोलियो इज। नौकरी के लिए आवेदन करते समय पोर्टफोलियो होता है। कौन से टाइप का पोर्टफोलियो होता है जो हम जब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब हमारे लिए यूज होता है? पहला है फिनिश पोर्टफोलियो, तैयार पोर्टफोलियो, दूसरा है डॉक्यूमेंटेशन पोर्टफोलियो, दस्तावेजीकरण पोर्टफोलियो, और तीसरा है प्रोग्रेस पोर्टफोलियो, प्रगति पोर्टफोलियो, फोर्थ है वर्किंग पोर्टफोलियो या कार्यशील पोर्टफोलियो। इसमें से सही आंसर जो होगा हमारा वो होगा फिनिश पोर्टफोलियो या तैयार पोर्टफोलियो। क्यों? देखिए इसके हर एक को हम समझते हैं कि होते क्या है। ये जो फिनिश पोर्टफोलियो है इसका जो पर्पस होता है वो
होता है टू शोकेस द लर्नर्स बेस्ट एंड फाइनल वर्क, जो अभी तक उसने सब कुछ कर लिया है उसमें से केवल अच्छा अच्छा काम और फाइनल काम दिखाना। तो जब हम जॉब के लिए जा रहे हैं, जो अच्छा काम हमने किया हुआ है हम केवल उसी चीज़ को दिखाएंगे। तो इसका पर्पस केवल फाइनल वर्क को दिखाना होता है। तो फिनिश पोर्टफोलियो इस केस में हमारा सही आंसर रहेगा। ठीक है, इसमें कंटेंट केवल फाइनल फाइनल और पॉलिश्ड वर्क ही हम ऐड करते हैं और इसका फोकस रहता है हमारे प्रोडक्ट को या अचीवमेंट को बताने के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन पोर्टफोलियो क्या होता है, इसमें हर चीज़ का एविडेंस रखा जाता है, पूरे फुल लर्निंग प्रोसेस का एविडेंस। मतलब अगर इस डॉक्यूमेंटेशन पोर्टफोलियो की बात करें तो कोई बच्चा ने किस किस कितने कितने एग्जाम्स दिए, उसने कितने कितने एग्जाम्स में वो पास हुआ, किस में फेल हुआ, कहाँ पर उसकी रैंक कम आई, ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी, सभी चीज़ के हर ड्राफ्ट रखे जाएंगे, वो उसका डॉक्यूमेंटेशन पोर्टफोलियो कहलाता है। ये प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों से संबंधित रहता है। मतलब क्या प्रक्रिया रही, प्रक्रिया में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, कभी पास भी होते हैं हम, कभी फेल भी होते हैं। तो वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं और साथ में साथ एट द एंड क्या रिजल्ट रहा, दैट वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, वो सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। थर्ड था हमारा प्रोग्रेस पोर्टफोलियो। ये क्या करता है, ये प्रोग्रेस दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। जनरली डॉक्यूमेंटेशन पोर्टफोलियो प्रोग्रेस पोर्टफोलियो में अंतर होता है। जैसे स्टैट्स का हम यूज़ करते हैं ना कि हम पहले कहाँ थे और अब कहाँ थे, डॉक्यूमेंटेशन में केवल डॉक्यूमेंटेशन यूज़ किया जाता है या डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। प्रोग्रेस पोर्टफोलियो में किसी टाइम के साथ साथ में कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना इम्प्रूवमेंट आया, क्या ग्रोथ रही, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। और जबकि वर्किंग पोर्टफोलियो क्या होता है, जो एट प्रेजेंट हम अपना काम कर रहे हैं उसमें वो सारी चीज़ें दिखाई जाती है, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उसको हमने कितना काम कर लिया है, जो भी प्रोसेस में चल रहा है। ठीक है, तो ये वर्किंग प्रोग्रेस से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पर हमारे को 4 मेथड्स दे रखे हैं और उन 4 मेथड से रिलेटेड नाम दे रखे हैं। बस आपको मैच करना है कि इनमें से कौन सा सही है। जैसे पहला है आपका क्यू मैथोलॉजी। क्यू मैथोलॉजी एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ मैथोलॉजी है, जिसका प्रयोग मतलब ये एक एनालिसिस का ही टाइप है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके की एनालिसिस को एक साथ में किया जाता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है हमारा स्टीफन्स, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा कौन कौन से उसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है एक के साथ में थर्ड। सेकंड है गेस हु। गेस हु टेक्निक एक साइकोलॉजी की टेक्निक है जिसमें कुछ एट्रीब्यूट्स बताए जाते हैं, कुछ किसी की विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाती है और बताया फिर जाता है कि फिर ये कौन सा पर्सन है। गेस हु टेक्निक जो है वो दी थी हर्शन एंड मे ने 1929 में। अगला है स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आई होप आप लोग को सभी को पता होगा, ये दिया है विलियम सेली गोस्ट ने। और बूट स्ट्रैप मेथड, ये एक सैम्पलिंग का मेथड है, बूट स्ट्रैप मेथड, ये दिया है हमारा ब्रैडली एफ्रोन ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकंड। ये एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जिससे कि आपको याद रहे कि कौन सा मेथड किसके थ्रू दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। अ टीचर यूजेस द सोक्रेटिक मेथड। एक टीचर है उसने सोक्रेटिक मेथड यूज किया टू हेल्प स्टूडेंट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स ड्यूरिंग अ लेसन ऑन ग्लोबल वार्मिंग। एक शिक्षक वैश्विक उष्मीकरण या ग्लोबल वार्मिंग पर पाठ के दौरान छात्रों में समालोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए सोक्रेटिक विधि का प्रयोग करता है। ये विधि किस शिक्षा शास्त्री के सिद्धांतों के साथ सबसे अधिक मेल खाती है। अब हमें ये बताना है ये जो मेथड है यानी कि सोक्रेटिक मेथड है वो इनमें से, इन चारों में से किसके साथ ज्यादा कनेक्टेड है। पियाजे ने हमारी लर्निंग डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में बात की थी, वाइगोस्की ने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की थी, ब्रूनर ने भी सोशल लर्निंग के बारे में कुछ कुछ बात किया था। तो आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसके जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे दो, थर्ड और फोर्थ। आंसर की भी दोनों को बता रही है क्योंकि कहीं ना कहीं वाइगोत्स्की और ब्रूनर दोनों ही, जैसे सोक्रेटिक मेथड में सोशल लर्निंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग भी होती है, उसकी बात करते हैं, ऐसे ही ये दोनों भी बात करते हैं। थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं। सोक्रेटिक मेथड होता है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, क्वेश्चनिंग इन्वॉल्व होती है, डायलॉग इन्वॉल्व होता है एंड गाइडेड डिस्कवरी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, गाइडेड डिस्कवरी माने एक पर्सन गाइड कर रहा है और स्टूडेंट है वो कुछ खोज कर रहा है जिसके थ्रू हम क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सोक्रेटिक मेथड में केवल क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है, बाकी सारी चीजों के थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है। अब हम बाकी मेथड्स को देखते हैं। जो जर्मन ब्रूनर थे वो, उन्होंने, उनका जो मेन फोकस था, उन्होंने डिस्कवरी लर्निंग को फोकस किया था। उन्होंने स्पाइरल करिकुलम की भी बात करी थी और साथ में एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स की बात करी थी, इसलिए ये ब्रूनर की थ्योरी से पूरा का पूरा कनेक्टेड है।
दूसरा है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने, जैसे कि मैंने अभी बताया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करी थी और सोशल इंटरेक्शन की बात करी थी। तो क्वेश्चनिंग में भी हमारा सोशल इंटरेक्शन आएगा, डायलॉग में भी हमारा सोशल इंटरेक्शन आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों ही जो सोक्रेटिक मेथड्स हैं उसके जो आइडियाज हैं उनसे रिलेटेड थे। नेक्स्ट था स्किनर। स्किनर ने जो बात की थी वो बिहेवियरिज्म और रीइंफोर्समेंट की बात की थी, और जो पियाजे ने बात करी थी वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस की बात उन्होंने की थी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लर्निंग थ्योरीज। ये हमारे पास में 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब इन 5 स्टेटमेंट से हमें बताना है कि कौन सा लर्निंग थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में ट्रू है, सही सही कौन से हैं, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, कर्ट लेविन वाज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। जो कर्ट लेविन थे वो मनोविज्ञान के संस्थापक सदस्यों में, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, ये जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी थे उसके जो संस्थापक सदस्यों में से एक थे। यस, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बी देखते हैं, अल्बर्ट बंडूरा डिस्क्राइब ह्यूमन बिहेवियर एंड लर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ 3 की कॉन्सेप्ट्स, लाइफ, स्पेस, वेक्टर एंड इंसाइट। जो अल्बर्ट बंडूरा थे उन्होंने मानव व्यवहार और अधिगम को 3 प्रमुख अवधारणाओं लाइफ, स्पेस, वेक्टर, इंसाइट के आधार पर समझाया नहीं। ये कर्ट लेविन की थ्योरी में ही उन्होंने बताया था। तो बी हमारा गलत आंसर है, ठीक है। सी क्या है, कोलर्स बुक रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंट्स ऑन चिंपांजीज वाज द मेंटलिटी ऑफ एप्स। जो कॉलर की बुक थी जिसका नाम था द मेंटलिटी ऑफ एप, वो चिंपांजियों पर प्रयोग किए गए मतलब जो प्रयोग किए गए थे उससे संबंधित बुक थी। हाँ, कॉलर का ही एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने चिंपांजीज पर जो है एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो सी इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। डी था, स्किनर अपोज द नो स्टिमुलस नो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म इन द एवोल्यूशन ऑफ बिहेवियरिज्म। जो स्किनर थे उन्होंने नो स्टिमुलस और नो रिस्पॉन्स उसको अपोज किया था, ठीक है, जो बिहेवियरिज्म की थ्योरी बनाते समय। तो दिस इज करेक्ट। जबकि नो स्टिमुलस एंड नो रिस्पॉन्स थ्योरी हमारी थॉर्नडाइक ने दी थी, उसमें से इन्होंने इसको हटाते हुए इन्होंने रीइंफोर्समेंट का रोल भी बताया था। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है ई, अ पॉजिटिव रीइंफोर्सर इज एनी स्टिमुलस दैट रिमूवल और विड्रोअल। अब देखिए यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा कि पॉजिटिव रीइंफोर्सर की बात हो रही है और रिमूवल और विड्रोअल की बात हो रही है। तो ये गलत आंसर है। ये हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का जो है ऑप्शन है कि एक सकारात्मक पुनर्वलन वह उद्दीपन है जिसकी हटाने या वापसी से किसी व्यवहार की संभावना घट जाती है, ठीक है। ये व्यवहार को भी डिक्रीज करने की बात कर रहे हैं, रिमूवल और विड्रोअल की भी बात कर रहे हैं किसी स्टिमुलस के। तो ये हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसको एक बार इससे भी देख लेते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, में रिवीजन के लिए आपके काम आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे ए सी डी जो है वो तीनों आंसर सही हैं, जबकि बी और ई गलत है। तो ए सी डी का मतलब ऑप्शन ए इज द ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। नीड्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इंक्लूड। पाठ्यक्रम विकास की विशेषताओं में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल है। पहला है स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ठीक है, खेलकूद होना चाहिए। दूसरा है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अर्जन होना चाहिए। तीसरा है कल्चरल एक्टिविटी, सांस्कृतिक गतिविधियां भी उसमें होनी चाहिए। और डी है प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, समय का उचित उपयोग। अब देखिए, वैसे देखा जाए तो ये चारों ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं, क्योंकि जब हम प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर इन्होंने 2 ऑप्शन दे रखे हैं, तो जब भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं तो उसमें से बेस्ट वन हमें सेलेक्ट करना होता है हमेशा। अब देखिए, स्पोर्ट्स एंड गेम्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और एक्विजिशन ऑफ नॉलेज हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसमें मेन पर्पस हमारा यही रहता है कि बच्चे को ज्ञान मिले। तो अब बी किस किस ऑप्शन में आ रहा है, बी आ रहा है हमारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तीनों में आ रहा है। अब उसके साथ में देखते हैं कल्चरल एक्टिविटीज़ को हम इम्पोर्टेंस दें, प्रॉपर यूज ऑफ टाइम को इम्पोर्टेंस दें, या स्पोर्ट्स एंड गेम्स को इम्पोर्टेंस दें। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर केवल स्पोर्ट्स एंड गेम्स को महत्व देते हैं तो कल्चरल एक्टिविटीज हमारा रह जाएगा, कल्चरल एक्टिविटीज को महत्व देते हैं तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स रह जाएगा। पर अगर हम प्रॉपर यूज ऑफ टाइम की बात करें कि बच्चे के पास जितना टाइम है उसका सदुपयोग हो, जिसमें उसका संपूर्ण विकास भी हो, तो हमारा सारी चीजें कवर इसमें हो जाएंगी। तो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज के साथ में जो सेकंड है दैट इज डी ऑप्शन, दैट इज प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बी और डी इसके सही आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। Which statement define educational finance at the micro and macro levels। यहाँ पर 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं और उसमें से अगेन हमें ये बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट
माइक्रो एंड मैक्रो लेवल के या सूक्ष्म और यहाँ दीर्घ स्तर आना चाहिए, मतलब दो लेवल है अलग अलग, एक माइक्रो छोटा लेवल, एक मैक्रो यानी कि बड़ा लेवल, उस पर शैक्षिक वित्त को परिभाषित करते हैं। ऑप्शन ए है मैक्रो फाइनेंस इज फ्रेम्ड फॉर द नीड ऑफ इंडिविजुअल्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल बिजनेस यूनिट। ये मैक्रो की बात कर रहे हैं कि मैक्रो फाइनेंस यानी कि बड़ा जो मैक्रो वित्त व्यक्तियों, मैक्रो वित्त व्यक्तियों, लघु उद्योगों और छोटे व्यवसायों की आवश्यकताओं के लिए बनाया जाता। नहीं, ये गलत है। मैक्रो माने रिलेटेड टू समथिंग बिग। सेकंड है मैक्रो फाइनेंस इंक्लूड्स ड्राफ्टिंग पॉलिसीज, सब्सिडीज एंड मल्टी ईयर एक्सपेंशन प्लान्स। जो मैक्रो वित्त में नीति निर्माण, सब्सिडी और बहुवर्षीय विस्तार योजनाएं शामिल होती हैं। यस, बी इसका सही ऑप्शन है। मैक्रो इज समथिंग रिलेटेड टू बिग। सी है द मेन एम ऑफ माइक्रो फाइनेंस, यहाँ पर माइक्रो की बात कर रहे हैं, ये इज टू हेल्प द इकोनॉमी ग्रो एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। जो छोटे छोटे लघु उद्योगों के लिए जो पैसा दिया जाता है या छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंसिंग जो की जाती है, माइक्रो वित्त का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ाना और रोजगार को उत्पन्न करना है। यस, इसका मेन वही है कि जो छोटे छोटे हम लेवल पर अगर कुछ इनिशिएटिव्स स्टार्ट कर दें या कुछ फंड्स दे दें तो हमारी कहीं ना कहीं इकोनॉमी तो ग्रो होगी होगी और डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो सी है हमारा वो भी करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं डी क्या है। द मैक्रो फाइनेंस हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द होल इकोनॉमी एंड एन इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द एंटायर पॉपुलेशन। ये कह रहे हैं कि माइक्रो वित्त का सीधा प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और अप्रत्यक्ष प्रभाव पूरी जनसंख्या पर पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। मैक्रो फाइनेंस जितने भी बड़ी बड़ी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें ज़्यादा पैसा खर्च होता है, उसका पूरा सीधा सीधा प्रभाव हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है और इनडायरेक्टली हमारी पूरी एंटायर पॉपुलेशन पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो डी इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। तो अगर देखें तो बी सी डी हमारे तीन ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं थर्ड में। ठीक है। अब ई क्या था, माइक्रो फाइनेंस इज एन एंडलेस एक्टिविटी। नहीं, माइक्रो फाइनेंस एंडलेस एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पर लिमिटेड ही अमाउंट हमें खर्च करना पड़ता है, लिमिटेड एरियाज में खर्च करना पड़ता है, तो ये एंडलेस एक्टिविटी नहीं है। तो केवल बी सी डी इसके सही ऑप्शन है, ई इसका सही ऑप्शन नहीं है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। पुट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ समेटेड रेटिंग एटीट्यूड स्केल, लिकट स्केल इन द करेक्ट ऑर्डर। समीकृत मूल्यांकन अभिवृत्ति माप जैसे कि लिकट स्केल के निर्माण की प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर एक देखिए, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हुआ करिए, कुछ कुछ स्पेशल आपको नाम दे देते हैं, तो आपको बस ये देखना है कि एक लिकट स्केल बनाया जा रहा है, और तो और आपको उतना भी नहीं समझ में आता, तो आप ये सोचिए बस कि एक कोई टूल डेवलप किया जा रहा है, उस टूल को डेवलप करने के क्या क्या स्टेप हो सकते हैं उसे एक ऑर्डर में लगाना है। ये लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके क्वेश्चंस को देते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हमारे पास जो 5 ऑप्शन है, इन पांचों ऑप्शन को हमें देखना है। देखिए, सिलेक्शन ऑफ फाइनल आइटम्स। सिलेक्शन ऑफ फाइनल आइटम मतलब, जो फाइनल आइटम का मतलब होता है जब हमारा टूल बन गया, तो ए हमारा लास्ट ऑप्शन रहेगा, मतलब अभी के लिए लास्ट हम रखते हैं। दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ आइटम वाइज क्रिटिकल रेशियो, उससे पहले कहीं ना कहीं बी आएगा। हम क्रिटिकल रेशियो जब निकालते हैं कि आइटम एनालिसिस का पार्ट है ये, उससे पहले आइटम राइटिंग, सी सी सबसे पहला काम हम करेंगे। देन है एडमिनिस्ट्रेशन फॉर फाइनल ट्राई आउट, अंतिम परीक्षण के लिए प्रशासित करना। अंतिम परीक्षण माने जब हमने एक्सपर्ट एडवाइस ले ली है, अब एक्सपर्ट एडवाइस के बाद में हमने कुछ रिमूव किए टर्म्स, तो उसके बाद में फाइनल ट्राई आउट के लिए उसको तैयार करना, तो वो हमारा डी आएगा। ये फाइनल ट्राई आउट की बात कर रहे हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, फाइनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये फाइनल एडमिनिस्ट्रेशन होता तो ये सबसे लास्ट का ऑप्शन होता। और ई है प्री ट्राई आउट या प्रारंभिक परीक्षण। प्रारंभिक परीक्षण माने जो हमारा पहला आइटम्स हमने बना लिया उसके बाद का पॉइंट। तो सी में हमने क्या किया, फिर से मैं बता दे रही हूँ। हमने आइटम राइटिंग की सबसे पहले, ठीक है। आइटम राइटिंग करने के बाद में हमने प्री ट्राई आउट किया, प्रारंभिक परीक्षण। प्रारंभिक परीक्षण में हमने स्पेलिंग्स देख ली, लैंग्वेज देख ली, एक्सपर्ट एडवाइस ले ली, वो हमने प्री ट्राई आउट कर लिया। अब उस प्री ट्राई आउट के बाद में फिर हमने उसको चेंज करके फाइनल ट्राई आउट के लिए एक फाइनल लेआउट बना लिया और उसे फाइनल ट्राई आउट किया। फिर उसके बाद में हमारा आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ आइटम क्रिटिकल रेशियो। हर आइटम का जो आइटम एनालिसिस हम करते हैं कि ये जो है वो आइटम एनालिसिस के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन जो है वो रिमूव करने लायक है, कौन सा क्वेश्चन रखने लायक है, वो हमारा बी ऑप्शन का मतलब है। और उसके बाद में हम सिलेक्शन ऑफ फाइनल आइटम्स करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल रेशियो वैल्यूज। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4 CEDBA। आई होप समझ आया होगा।
इसका एक प्रॉपर वीडियो भी हमने बना के रखा हुआ है, आप हमारे चैनल से उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। इजी क्वेश्चन है, रिकॉल वाला बस। इसमें से कौन सा रचनात्मक या क्रिएटिविटी का परीक्षण नहीं है? पहला है रिमोट एसोसिएट टेस्ट, दूसरा है शर्मास डाइवर्जेंट प्रोडक्शन एबिलिटी टेस्ट, थर्ड इज मिनेसोटा टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग, फोर्थ है गिलफर्ड टेस्ट ऑफ प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा होगा फोर्थ, गिलफर्ड टेस्ट ऑफ प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। वो क्रिएटिविटी का एक टेस्ट नहीं है, नॉट अ टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। बाकी सब क्रिएटिविटी के टेस्ट है। थोड़ा सा आप अगर ध्यान दें तो यहाँ डाइवर्जेंट से पता चल रहा है, यहाँ एसोसिएशन टेस्ट से पता चल रहा है, थर्ड तो क्रिएटिव थिंकिंग की पूरी पूरी बात कर ही रहा है। ठीक है, तो जो गिलफर्ड टेस्ट है वो प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है, वो एक क्रिएटिविटी का टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, एटमोलॉजिकली द टर्म करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। व्युत्पत्ति शास्त्र के अनुसार जो शब्द है करिकुलम, उसकी उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? ये सभी को पता है। इसका जो मीनिंग है वो है टू रन और टू रन अ कोर्स। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, कोल्फ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मॉडल फॉलोज द साइकिल। जो कोल्फ का अनुभव जन्य अधिगम मॉडल है वो निम्नलिखित चक्र का पालन करता है। यहाँ पर कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, उनमें से जो कोल्फ का मॉडल है वो क्या फॉलो करता है वो देखना है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड जनरलाइजेशन, सेकेंड है स्टूडेंट्स मेक देयर ओन ऑब्जर्वेशंस, सी है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, डी इज टेस्टिंग इम्प्लीकेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट इन न्यू सिचुएशन, एंड ई इज रिफ्लेक्शन। मतलब सबसे पहले क्या वो अमूर्त संकल्पना और सामान्यकरणों का निर्माण करता है, छात्र अपनी स्वयं की टिप्पणियां करते हैं, सी है ठोस अनुभव या कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस लेते हैं, डी है नई परिस्थितियों में अवधारणाओं के निहितार्थों का परीक्षण करते हैं, और लास्ट है रिफ्लेक्शन। अब इसको ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा CBEAD। कैसे देखते हैं, सबसे पहले कोई भी बच्चा है वो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस करेगा, ठोस अनुभव उसको मिलते हैं। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल से जो हम देखते हैं कि रियल हमें एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। उसके बाद में वो क्या करता है, स्टूडेंट्स मेक देयर ओन ऑब्जर्वेशन, वो उन ठोस अनुभव के आधार पे अपने खुद के अवलोकन बनाता है, अपनी खुद की थिंकिंग डेवलप करता है। ठीक है, देन रिफ्लेक्शन, उन अनुभवों के आधार पे वो रिफ्लेक्शन करता है, सोचता है कि क्या मेरे को इससे लर्निंग हुई, क्या हुआ। देन ये आता है फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड जनरलाइजेशन, उन रिफ्लेक्शंस के आधार पे वो अमूर्त संकल्पनाओं और सामान्यीकरणों का निर्माण करता है। एंड देन आता है टेस्टिंग इम्प्लीकेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट इन न्यू सिचुएशन, फिर वो उसी सेम कंडीशन, सेम टाइप ऑफ सिचुएशन में, या मतलब सेम टाइप ऑफ सिचुएशन में उन्हीं सभी इम्प्लीकेशंस को ट्राई करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात करें तो किसी पर्सन से हमने कुछ कहा, तो उसके बाद में जो भी हमारे पॉजिटिव हमें रिस्पॉन्स मिला, नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला, तो ऐसी जब लर्निंग हम कर पाते हैं, 2-3 बार हमने किसी से कुछ कहा, किसी और दूसरे लोगों से भी कुछ कहा, और हमारे पास जो लर्निंग हुई, फिर हम उसी टाइप ऑफ लर्निंग को या ऑब्जर्वेशन को नेक्स्ट सिचुएशन में यूज़ करते हैं। तो ये उसका एक एग्जांपल हो सकता है। इसको एक बार और समझ लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें तो भी बहुत अच्छी बात है। ये क्या है, सबसे पहले हमने मूर्त रूप से किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस लेता है या फीलिंग लेता है, फिर उसकी वो फीलिंग जो है वो डाइवर्ज हो जाती है, वो फील करता है एंड वॉच करता है ना। वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। 4 चीज़ें आपको याद रखनी है, फीलिंग, वॉचिंग, ठीक है, थिंकिंग एंड डूइंग। बस इन चारों चीज़ों को अगर आप याद रख लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। हमने कुछ भी फील किया, उसको फील करने के बाद में हमने और ऑब्जर्व किया, वॉच किया, फिर जो वॉच किया हमने या जो ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से हमने सोचा, और सोचने के हिसाब से फिर हम अगला अपना काम करेंगे, नई सिचुएशन में, उसी सिचुएशन में, या कहीं पर भी। पर जब ये पूरी साइकिल हो जाएगी, और देन जब हमने सोच लिया, ठीक है, फिर अगेन अगली सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ सेम कंडीशन या कुछ ना कुछ हमें नया एक्सपीरियंस मिलेगा, तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से हम अपनी फीलिंग में फिर से मॉडिफिकेशंस कर देंगे। ठीक है, अकोमोडेट करते जाते हैं ना विद टाइम, तो ये वही है। अगर आपको इसका और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम एक वीडियो प्रॉपर बना सकते हैं आपके रिक्वेस्ट के बेसिस पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म द फॉलोइंग आर द रिक्वायर टू अटेन मोक्ष। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के लिए
निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक संकल्प। इन्होंने, आई होप आपको ये वाला पता होगा आंसर। जो जैनिज्म है या जैन धर्म है, उन्होंने त्रिरत्न दे रखे हैं लिबरेशन के लिए। त्रिरत्न या इनको थ्री ज्वेल्स भी बोला जाता है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं हमारे? ए है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक चरित्र। मतलब हम अपना फेथ जो है, दर्शन जो है वो अच्छा रखें, राइट रखें, हमारी नॉलेज, चीज़ों का जो ज्ञान ले रहे हैं वो सही ज्ञान लें, और साथ में जो हम व्यवहार कर रहे हैं, चरित्र जो हमारा है, जो कंडक्ट है वो अच्छा हो, बस तो हम लिबरेशन प्राप्त कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। Selection and placement decisions typically involve prediction about future learning based on present characteristics of the individual. A test that is used for the said purpose is, यहाँ कंडीशन दे रखी है, चयन और स्थान निर्धारण या सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट के निर्णय आमतौर पर व्यक्ति की वर्तमान विशेषताओं के आधार पर भविष्य की अधिगम क्षमताओं की भविष्यवाणी से संबंधित होते हैं। मतलब जो एट प्रेजेंट हम वो कर रहा है, प्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जज कर रहे हैं, किससे? किसी भी इंडिविजुअल के, जिससे कि हम उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सके। तो वो किस टाइप के टेस्ट कहे जाते हैं? क्या मापदंड आधारित परीक्षण होते हैं, अभिप्रति यानी कि एटीट्यूड टेस्ट होते हैं, योग्यता परीक्षण, या फिर फ्रेम टेस्ट? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि योग्यता परीक्षण। जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, उसमें ये होता है कि जो पर्सन है उसमें टीचिंग की एबिलिटी है या नहीं। इसी टाइप से अलग अलग टेस्ट होते हैं जो उस पर्टिकुलर एप्टीट्यूड को या उस पर्टिकुलर योग्यता की जांच करते हैं कि वो क्या उसमें एबिलिटी है या नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। द फिलोसफिकल मॉडल ऑफ टीचिंग कंप्राइजिंग, शिक्षण का दार्शनिक मॉडल जिसमें शामिल है, एक यहाँ पर मॉडल का नाम दे रखा है जिसमें 3 चीजें शामिल है, इन्होंने बताई हैं। इनसाइट मॉडल प्लेटो ने जो दिया था, इम्प्रेशन मॉडल जो लॉक ने दिया था, और रूल जो कांट ने दिया था। ठीक है, अब ये बताना है ये किसने प्रपोज किया था। इजी आंसर है, अगर पढ़ा होगा तो आपको याद रहेगा। इजराइल शेफलर के थ्रू ये जो कॉन्सेप्ट है फिलोसफिकल मॉडल ऑफ टीचिंग वो दिया गया था। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके समझ लेते हैं कि ये क्या है। इजराइल शेफलर ने इसको प्रपोज किया था, इन्होंने 3 की मॉडल्स को आपस में कंबाइन किया था। जो तीनों मॉडल हम अभी देख चुके थे, पहला था इनसाइट मॉडल ऑफ प्लेटो। देखिए प्लेटो का जैसे अगर आपने फिलोसफी में भी पढ़ रखा होगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, वो इम्फेसिस करते थे किस पे? मेंटल प्रोसेसेस पर इम्फेसिस करते थे एंड लैंग्वेज पर इम्फेसिस करते थे ओवर सेंसरी इनपुट। वो नहीं कहते थे कि ज्ञानेंद्रियों के थ्रू बच्चे को हमें सिखाना है, उनका था कि मेंटल प्रोसेस जितना करेंगे, जितना लैंग्वेज पर इम्फेसिस करेंगे, उतना बच्चा अच्छा लर्निंग कर पाएगा। उन्होंने ट्रांसफर ऑफ नॉलेज के आइडिया को भी रिजेक्ट किया था कि हम सेंसेस के थ्रू ही केवल ट्रांसफर ऑफ नॉलेज नहीं कर सकते, उसके लिए मेंटल प्रोसेसिंग और लैंग्वेज का होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा था कि हम जो भी नॉलेज हमारे को मिलती है या आती है वो हम केवल अंडरस्टैंडिंग से ही उसको डेवलप कर सकते हैं, ना कि केवल वर्ड्स को सुनकर या सेंसरी इनपुट से ही। मतलब यहाँ ये उस आइडिया को ख़त्म कर रहे हैं जैसा कि बचपन से हम लोग को बोला जाता था कि आप लिखें साथ में, बोले भी साथ में, जिससे कि आपके मल्टीपल सेंसेस यूज़ होंगे तो आपको जो लर्निंग है वो ज़्यादा टाइम तक रहेगी। तो उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया कि इस चीज़ के अगेंस्ट थे वो, कि नहीं ऐसा नहीं है, केवल वर्ड सुनने से हमारे को समझ में नहीं आएगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट जो मॉडल था दैट इज़ द इम्प्रेशन मॉडल, जॉन लॉक ने इसको दिया था। अब इन्होंने क्या किया था, एक टर्म है टेबुलर रासा, ये एग्जाम में भी आता है, जिसका मतलब होता है ब्लैंक स्लेट, कि जो बच्चा है उसका ब्रेन बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट की तरह से होता है एट बर्थ। अब उस पर जो भी इंप्रेशंस या जो भी उसको एक्सपीरियंसेस मिलते जाते हैं वो उसके आधार पे सीखता जाता है, और ये जो एक्सपीरियंसेस या इंप्रेशंस उसके उस स्लेट पर पड़ते हैं या उसके ब्रेन पर पड़ते हैं, वो सेंसरी इनपुट के थ्रू ज़्यादा पड़ते हैं, जिसके लिए टीचर्स की जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है उसको इन्होंने अच्छा होने की बात कही थी। और ये भी कहा था कि जो टीचिंग इफेक्टिवनेस है वो इसी पर डिपेंड करती है कि एक टीचर कितना अच्छा इंप्रेशन अपने स्टूडेंट पर छोड़ पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो थर्ड मॉडल था वो था रूल मॉडल, जो कांट ने दिया था। उन्होंने किस पर फोकस किया था? लॉजिक, रूल्स एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट पर उन्होंने फोकस किया था। और कांट के अकॉर्डिंग एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? जो लॉजिकल रीजनिंग एंड मोरल वैल्यूज को बढ़ाए, और टीचिंग भी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होनी चाहिए जिसमें कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड प्लान्ड इंटरेक्शंस होनी चाहिए। ठीक, इन तीनों को मिला के, माने इनसाइट मॉडल ऑफ प्लेटो को मिला के, इम्प्रेशन मॉडल ऑफ जॉन लॉक को मिला के एंड रूल मॉडल ऑफ कांट को मिला के, जो इजराइल शेफलर थे उन्होंने एक
सिंपल फिलोसफिकल मॉडल्स ऑफ टीचिंग का कॉम्बिनेशन एक दिया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखे हैं। लिस्ट 1 में कुछ स्थितियाँ दे रखी हैं और लिस्ट 2 में कुछ इंडिकेटर्स दे रखे हैं। ठीक है, अब इनको हमें मैच करना है। जैसे कि पहला है मानसिक मंदता या मेंटल रिटार्डेशन, दूसरा है अधिगम अक्षमता, तीसरा है ऑटिज्म और फोर्थ है एडीएचडी। अब देखिए राइट साइड में क्या दे रखा है, इंडिकेटर्स दे रखे हैं कि किससे पता चलेगा कि बच्चा मेंटल रिटार्डेड है, उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो हम एक एक करके देखते हैं। अचीवमेंट पोटेंशियल डिस्क्रिपेंसी, उपलब्धि और संभाव्यता में अंतर। दूसरा है आवेगपूर्ण व्यवहार। अगला है इंटेलिजेंस कोशेंट, दैट इज आईक्यू। तो जो मानसिक मंदता जिनकी होती है उनका आईक्यू हमेशा कम होता है, ये बिल्कुल क्लियर है। तो ए का थर्ड ऑप्शन तो हमारे पास फाइनल हो गया। अब आगे देखते हैं। थर्ड था सोशल स्किल डिफिसिट, सामाजिक कौशल में कमी। तो देखिए अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटी वो रिलेटेड हो सकता है उपलब्धि और संभाव्यता या पोटेंशियल में अंतर। मतलब एक बच्चा है जो उसका अचीवमेंट कम या ज़्यादा कम आ रहा है, पर जबकि उसमें पोटेंशियल है, तो हो सकता है कि उसको किसी तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटी हो। मतलब वो बच्चा होशियार है पर किसी लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह से उसका अचीवमेंट जो है वो कम आ रहा है। तो बी का ऑप्शन फर्स्ट आएगा। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन नंबर 1 को करेक्ट कीजिएगा। और जो दूसरे बचे हुए हैं सी रिलेटेड है हमारा सोशल स्किल से और डी रिलेटेड है हमारा इम्पल्सिव बिहेवियर या आवेगपूर्ण व्यवहार। जो एडीएचडी वाले बच्चे होते हैं उनके साथ में क्या होता है, वो एकदम से इम्पल्सिव हो जाते हैं, उनका ध्यान बहुत देर तक एक ही जगह पर टिकता नहीं है। जबकि ऑटिज्म की जो बात करते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, वो हमेशा सोशल स्किल्स डिफिशियंसी उसमें दिखाते हैं। मतलब उनमें सोशल स्किल्स नहीं होती, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती हैं। तो जो सी ऑप्शन है वो ऑप्शन 4 से कनेक्टेड है और जबकि डी ऑप्शन हमारा ऑप्शन 2 से कनेक्टेड है। आई होप को आज का वीडियो समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस हम आपके साथ में लाते रहेंगे, पर आपको उसके लिए हमारे वीडियोस को प्रमोट भी करना होगा और इंटरेक्टिव रहिए जिससे कि हमें पता चले, समझ आए कि आपको ये वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।